पेपर नंबर 296 और आपको पता है कौन से क्वेश्चन सब इंग्लिश वाले जो 20 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, गौर करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर सबसे पहले अपने 76 पे चलते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम, है ना, ईडियम दे रखी है और उसको क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। एक ईडियम दे रखी है और उसको अंडरलाइन कर रखा है बेटा, और उसका अर्थ इन चारों में से जो भी है वो। तो नेरो स्केप लिखा हुआ क्या शब्द है, नेरो स्केप। अच्छा, आपके नेरो तो शब्द आगे आया होगा, बहुत बार नेरो शब्द आ गया था, है ना, और इसका उल्टा होता है ब्रॉड। तो ब्रॉड का मतलब होता है, नेरो का मतलब होता है संकड़ा, कोई चीज नजदीक, और ब्रॉड है तो चौड़ा या दूर, है ना। और स्केप मतलब बचना, जब आप नेरो स्केप करते हो तो बाल बाल बचते हो, यानी आज कोई गाड़ी आपसे टकराने वाली थी तो आप बाल बाल बचे, उससे गाड़ी आपके बिल्कुल करीब आ गई थी। तो मतलब इस नेरो का मतलब करीब आना होता है, नजदीक होता है। तो क्लोज का मतलब भी क्या होता है, करीब होता है ना। तो बेटा इसका मतलब बन जाएगा क्लोज शेप, बाल बाल बचना, ठीक है। ये वाला शब्द जो है कम इन हैंडी, इसका मतलब होता है यूजफुल चीज। कोई भी चीज अगर जिसको हम यूज कर रहे हैं और वो हमारे लिए फायदेमंद है तो उसको बोलते हैं कम इन है ना। तो इसका मतलब होता है यूजफुल, यूजफुल, ठीक है ना। अच्छा, कोक स्नूक का मतलब होता है बेटा, आपने देखा होगा ना, ऐसे किसी को चिढ़ाती है तो ऐसे करते हैं कोक स्नूक, उसको बोलते हैं कोक। और ऐसा हम किस लिए करते हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए और या फिर किसी को चिढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है टू शो कंटेम्प्ट और डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है ना। अगर हमें किसी के प्रति कंटेम्प्ट बोले तो घृणा, और डिसरिस्पेक्ट अनादर दिखाना है तो हम उसको चिढ़ाते हैं ना ऐसे करके। तो इसका कोक स्नूक का ये मतलब होता है ना। सच से रो नरव, रो का मतलब होता है कच्चा और नरव का मतलब होता है रग, यानी किसी की कोई कच्ची रग दबा देना, तो मतलब दुखती रग दबा देना, है ना। तो किसी के साथ कोई ऐसे टॉपिक पर बात करना जो टॉपिक उसको क्या करता है, दुखी करता है, परेशान करता है, तो हो जाएगा टू मेक समवन अपसेट, एक somebody अपसेट, बंदे को अपसेट कर दे इस चीज के द्वारा, बाई टॉकिंग, बात करके। बाई टॉकिंग मतलब बात करके, कैसे टॉपिक पर, अबाउट एन इश्यू, तो उसके लिए टॉपिक कैसा है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, अबाउट एन इश्यू दैट इज सेंसिटिव, दैट इज सेंसिटिव, जो मुद्दा उसके लिए संवेदनशील है ना। तो ये हमारा तो टच और नर्व का मतलब ये बन जाएगा, कम इन हैंड का मतलब यूजफुल हो जाएगा, ठीक है ना। और कोकेस लुक का मतलब ये हो जाएगा, और क्लोज शेव का मतलब क्या हो जाएगा, नेरो इसकी, है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन 77, क्वेश्चन नंबर अपना है 77, देखते हैं क्या पूछा है इसमें। इसमें पूछ रखा है, select the option with the correct spellings to replace the underlined words in the given sentence। ये शब्द दे रखा है हमें यहाँ पे अनाउंसमेंट, और एक शब्द हमें दे रखा है ग्रेब्ड। इन दोनों का सही स्पेलिंग पता लगाना है। तो इसमें तो ग्रेब्ड, बेटा अनाउंसमेंट में देखो सबसे पहले मूल शब्द क्या चीज है, अनाउंस। हमें इसमें जोड़ना क्या है, मेंट। बेटा ग्रेब्ड जो बना हुआ किससे, ग्रेब से, ठीक है। और हमें इसमें जोड़ना क्या है, ईडी, ठीक है ना। तो अनाउंसमेंट में तो बेटा ये वाली स्पेलिंग चेक करो जिसमें डबल एन ओ यू एन सी ई लिखा हो, तो डबल एन ओ यू एन नहीं है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, यू एन सी ई एम ई एन टी ये तो ठीक है अनाउंसमेंट, लेकिन ग्रेब्ड का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। अच्छा, ग्रेब्ड का स्पेलिंग इसलिए गलत है कि यहाँ पर बी के पहले क्या चीज है, कोई वोवल है। शब्द के लास्ट में क्या चीज है, कोई कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले कोई वोवल है ना। तो अगर इसको इसमें कुछ भी जोड़ना है हमें, तो इस अंतिम कॉन्सोनेंट को हमें डबल करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ग्रैब्ड क्या बन जाएगा, जी आर ए डबल बी ई डी, बेटा ये ग्रैब्ड हो जाएगा। तो इसमें ग्रैब्ड गलत हो गया, ठीक है ना। इसमें देखो बेटा फिर से ग्रैब्ड गलत है, तो इसमें देखो अनाउंसमेंट का स्पेलिंग भी सही है और ग्रैब्ड का स्पेलिंग भी सही है, तो ये ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 78 है, तो क्या देंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बेटा हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन में आपको पता ही है, वर्ब के अलावा कुछ चेक मत करो,
अगर आपको एक्टिव या पैसिव वॉइस बनाना है तो सिर्फ एक ही शब्द को चेक कर लो, किसको, वर्ब को। तो अपने पास वर्ब का फॉर्म कौन सा दे रखा है, सेकंड। पैसिव बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, है ना। तो इसमें देखो बेटा वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है ना। इसमें एम आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें बेटा वर आ गया तो आई के साथ वर तो लगा नहीं सकते अपने, है ना। अच्छा शेल का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जो वर्ब के बाद में है बेटा वो किधर आ जाएगा, पहले, और जो वर्ब से पहले है वो किधर चल जाएगा, वर्ब से बाद में चला जाएगा, ये हमारा, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेगुलरिटी फ्रॉम द गिवन। अच्छा इसने एक शब्द दे रखा है, ये वाला शब्द, और हमें क्या बताना है, इसका एंटोनिम। हमें इसका एंटोनिम बताना है, किसमें से, फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इसी सेंटेंस में, इसी सेंटेंस में इस शब्द का उल्टा शब्द कोई ना कोई दे रखा है, एंटोनिम दे रखा है ना। तो इसने दे रखा है, डॉक्टर्स एग्जामिनेशन रिवील्ड सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी इन द पेशेंट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज बताइए मुझे, अगर कोई काम रेगुलर चल रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक चल रही है चीजें, ठीक चल रही है, तो इसका मतलब ही क्या होता है, वो चीजें कैसी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, ठीक है ना, नॉर्मल चल रही है। तो अगर इसका उल्टा है, फिर रेगुलरिटी का उल्टा है तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है वो चीजें। फिर जब हमें रेगुलरिटी का उल्टा बताना है तो वो चीजें नॉर्मल नहीं है, कैसी है, अब नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल हो जाएगी, है ना, अब नॉर्मल हो जाएगी। और बच्चा इसमें देखो, जब इधर आई आई टी वाई जोड़ के नाउन बना रखा है तो इसको भी अपन क्या बना देंगे, नाउन बना देंगे, तो अब नॉर्मल का क्या बन जाएगा, अब नॉर्मलिटी बन जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, परीक्षा और जांच। इसके लिए मैं आपको दो तीन अच्छे अच्छे शब्द बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। पैरुजल, परीक्षा के लिए होता है, शब्द होता है पैरुजल, ठीक है ना, पैरुजल, इसको पैरुजल बोलते हैं, पैरुजल, ठीक है ना। प्रोब, और प्रोब से बन जाएगा प्रोबिटी, और प्रोबिटी से बेटा प्रोबेशन भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो, प्रोबेशन। और इसी के लिए एक शब्द होता है स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी। इन सारे शब्दों का मतलब क्या चीज होता है बेटा, जांच, ठीक है ना, परीक्षा। तो इन सभी का मतलब होता है जांच या परीक्षा, ठीक है ना। इसके बाद में रिवील, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, किसी चीज को शो करना, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, शो करना, एग्जिबिट करना, एग्जिबिट करना, ठीक है ना। अच्छा डाइवल्ज करना, इन जो मैंने अब से पहले जितने शब्द लिखे ना, इनमें सबसे अच्छा शब्द मुझे ये लगा, डाइवल्ज, ये आपको ध्यान, डाइवल्ज, डाइवल्ज का मतलब भी क्या होता है, शो करना। अच्छा डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब भी क्या होता है बेटा, प्रदर्शन करना, किसी चीज का डेमो देना, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेट क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट, इसका मतलब भी क्या होता है, शो करना, किसी चीज को शो करना, ठीक है ना। इसके बाद में रह गया सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो बेटा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी कैसा होता है, महत्वपूर्ण। तो इसके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट का। इसके अलावा इसको अपन बोल सकते हैं रिमार्केबल, क्या बोल सकते हैं अपने उसको, रिमार्केबल, ठीक है। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं नोटेबल, अच्छा खासा, जिसको अपन बोल सकते हैं अच्छा खासा, नोटेबल। योगदान है, जैसे किसी बंदे ने किसी काम में योगदान दिया और अच्छा खासा है तो हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, है ना, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन और नोटेबल कंट्रीब्यूशन। नोटेबल का मतलब ही क्या होता है, सिग्निफिकेंट, अच्छा खासा, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर अपने 80 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछ रखा है। 80 में पूछ रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। बेटा कोई एक सेगमेंट है, उसको क्या कर रखा है, एक कोई पार्ट दे रखा है, उसको अंडरलाइन कर रखा है, कोई एक सेगमेंट है जिसको अंडरलाइन कर रखा है ना। तो ये देखो ये वाला पार्ट है, इसको अंडरलाइन कर रखा है ना। अब हमें इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यंग, द यंग वुमन वॉज एनीथिंग बट मॉडेस्ट, एनीथिंग बट, एनीथिंग के साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन तीनों चारों शब्दों के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा आपको, ध्यान। अगर एनीथिंग बट लिखा हो, इसका मतलब होता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। अच्छा अगर नथिंग है, नथिंग है, तो इसके साथ हमें क्या लगाना चाहिए, बट। नथिंग के साथ क्या लगा दो, बट लगा दो। एक चीज और है, इसी प्रकार एक चीज और बताता हूं, अगर एल्स आ जाए तो एल्स के साथ में भी क्या लगा दो,
बट लगा दो। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, नथिंग है ना, नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब अगर 100 है तो 100 में से 99, 98, 95 की बात कर रहा हूँ, या 100 में से 100 की बात कर रहा हूँ, 100 में से 100 की बात कर रहा हूँ। तो नथिंग का मतलब होता है टोटल। बेटा टोटल बताने वाला अगर कोई भी शब्द हो ना, क्या बताने वाला, कुछ को बताने वाला या टोटल को बताने वाला, तो टोटल बताने वाले के साथ किसका यूज करना है, बट का। और बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। मतलब क्या हुआ, टोटल में से इस एक चीज को छोड़ना है। कौन सी चीज को, जो बट के बाद में दे रखी है वो छोड़ना है। जैसे नथिंग बट ऑनेस्टी, जैसे ये लिखा है, मान लिया नथिंग बट ऑनेस्टी, और आगे लिखा है विंस, विंस। अब सुनो, नथिंग मतलब दुनिया में मान लिया कितनी चीजें हैं टोटल, तो 100 में से 100 क्या कर जाती है, विंस मतलब जीतती है कि नहीं जीतती है, जब नो लिखा गया तो नथिंग नहीं जीतती है। अब बट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बट लगाने का मतलब क्या हुआ, इस एक चीज को छोड़ दो। किसको छोड़ दो, ऑनेस्टी को। मान लिया दुनिया में 100 चीजें हैं, तो 100 में से 99 नहीं जीतेगी, सिर्फ एक चीज है जो जीतेगी, वो कौन होगी, है ना। तो आप नथिंग के साथ बट लगा सकते हो, अकेला नथिंग के साथ लगा सकते हो बट, या मतलब टोटल बताने वाला कोई भी शब्द हो सकता है। और ऐसे टोटल बताने वाले शब्द कौन हो सकते हैं, एवरी वाला शब्द भी हो सकता है, जैसे एवरीथिंग, ठीक है ना। अच्छा, एवरीबडी भी हो सकता है, एवरीवन भी हो सकता है, एवरीवेयर भी हो सकता है, एवरीवेयर भी हो सकता है। तो बेटा इनके बाद में भी आप बट लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में आ गया, एक मैं बताता हूँ, जब ये एल्स वाला आता है ना, तो मैं आपको एक शब्द और बताना चाहूंगा। अगर अदरवाइज, अदर दे रखा हो, अदरवाइज दे रखा हो, और एक है रेदर दे रखा हो, बेटा इनके साथ आपको किसका यूज करना है, इनके साथ आपको देन का यूज करना है। समझ में आ गई बात, या तो क्या दे रखा हो, अदर, या फिर अदरवाइज, और या फिर क्या दे रखा हो, रेदर, तो इनके बाद से देन लगाना है। पेपर वाला हमेशा पेपर में गड़बड़ी क्या करता है, इनके साथ, इनके साथ तो क्या लगा करके दे देता है, इनके साथ तो लगा देता है बट, इनके साथ तो क्या लगा देता है, जबकि हमें बट को काट कर बनाना क्या है यहाँ पर, देन। अच्छा, एल्स के साथ क्या लगा के देगा, एल्स के साथ क्या लगा के देगा, देन। हमें करना क्या है, एल्स के साथ कभी भी देन का यूज नहीं करना, हमें एल्स के साथ किसका यूज करना है, बट का यूज। समझ में आ गई बात। तो बताओ अभी इसमें कौन सा आना चाहिए भाई, इसमें एनीथिंग है, देन है, देन दे रखा है, तो अदर, अदरवाइज वगैरह तो कुछ है ही नहीं, कौन सा लगा दो, एनीथिंग के साथ बट वाला लगा दो, ये बात। अच्छा, एल्स, एल्स वाला ये बात पल्ले पड़ गई, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एल्स की जगह क्या हो सकता था, नथिंग है, तो यहाँ पर क्या आ सकता था, बट आ सकता था, यहाँ पर क्या आ सकता था, बट आ सकता था, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पर दे नहीं रखा, गलत हो गया, है ना। हाँ, यहाँ पर नोट ऑल की जगह क्या होता, नोट एट ऑल होता, तो ये भी उत्तर बन जाता, क्योंकि एनीथिंग बट का मतलब ही क्या होता है, नॉट एट ऑल होता है। तो यहाँ पर नॉट एट ऑल होता तो भी काम चल जाता, और एनीथिंग बट है तो भी काम चल जाए। हाँ, ये सी आंसर बन, समझ में आ गई बात। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में बेटा क्या दे रखा है अपने को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका, तो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो हमें कोई शब्दों का एक समूह दे रखा है ना, हमें उसकी जगह वन वर्ड बताना है। तो द कैरेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ अ प्लेस, कोई एक जगह है, उसका एटमोस्फियर कैसा है और उसका कैरेक्टर कैसा है, उसको एम्बियंस बोलते हैं, एम्बियंस, माहौल, उसको क्या बोलते हैं, माहौल। एम्बियंस का मतलब ही क्या होता है, माहौल। अच्छा, कार्टोग्राफी किसको बोलती है भाई, नक्शा बनाने की कला, आर्ट ऑफ, आर्ट ऑफ, आर्ट ऑफ मेकिंग या ड्राइंग, क्या चीज बेटा, मैप्स, नक्शे, है ना। तो नक्शे बनाने की आर्ट को क्या बोलेंगे बेटा, कार्टोग्राफी बोलेंगे। अच्छा, एनवायरमेंटल है तो किससे संबंधित, रिलेटिंग टू एनवायरमेंट। एएल का मतलब ही क्या होता है, रिलेटिंग टू, संबंधित। जैसे नेशनल का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू नेशन। म्यूजिकल है तो रिलेटिंग टू म्यूजिक, मैजिकल है तो रिलेटिंग टू मैजिक। तो एनवायरमेंटल का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, ठीक है ना। हेवन, हेवन का मतलब होता है एक प्लेस, कोई भी एक जगह जो कैसी है, सुरक्षित, किसके लिए, व्यक्तियों के लिए भी,
और एनिमल्स के लिए भी, फॉर पीपल एंड एनिमल्स। ठीक है ना। एक बढ़िया सा सेंटेंस बता रहा हूं आपको, जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज ए टैक्स हेवन। स्विट्जरलैंड है वो टैक्स बचाने वालों के लिए क्या है, बहुत ही सेफ जगह है। इसलिए जब भी लोग 2 नंबर का पैसा ज्यादा हो जाता है तो कौन से कंट्री में के बैंकों में जमा करवाते हैं, टैक्स में, क्योंकि वहां पर टैक्स का रेट है वो बहुत ही कम है। टैक्स रेट बहुत ही कम है वहां पर, जो टैक्स टैरिफ है वो बहुत ही कम है ना। तो इसलिए स्विट्जरलैंड को क्या बोला जाता है, टैक्स हेवन। और हेवन का मतलब ही क्या होता है, सेफ प्लेस, एक जगह जो कि बहुत ही सेफ है, किसके लिए, लोगों के लिए और एनिमल्स। पल्ले पड़ गई बात। तो ये हो जाएगा भाई अपना, इसमें आंसर क्या बन जाएगा, एम्बियंस, उत्तर बन जाएगा हमारा। चल तो क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं अभी क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 82 में अपने को क्या दे रखा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है, अंडरलाइन कर रखा है इस पार्ट को, है ना। और हमें इससे क्या बनाना है, इडियम बनानी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, न्यू एंट्रेंट इन द क्लास फेल्ट अनकंफर्टेबल एज ऑल वर अनफेमिलियर टू हिम, ठीक है ना। अच्छा, एंट्रेंट का मतलब होता है कोई भी आदमी, बिगिनर, जो नया बंदा आया है ना, एंट्रेंट, एंट्रेंट का मतलब होता है बिगिनर। तो कोई शुरुआत में बंदा आया है, न्यू कमर है, उसको एंट्रेंट बोलते हैं, न्यू कमर को, ठीक है। न्यू कमर है, उसको कैसा फील हुआ भाई, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, ठीक है ना, क्योंकि वो कैसा था, फेमिलियर है तो फैमिली जैसा है, और अनफेमिलियर है तो अपरिचित है। कहां पर, वो किसी जगह पर कैसा फील कर रहा है, अनफेमिलियर है। हाँ, क्लास में उसको कैसा लग रहा है, माहौल क्लास का कैसा है उसके लिए, अनफेमिलियर है, तो उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। उसको क्या बोलते हैं, फिश आउट। मछली है, उसको पानी में से बाहर निकाल देते, उसको कैसा फील होगा, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। और किसकी वजह से, वो नई जगह पर आ गया, अनफेमिलियर जगह पर आ गया, जहां पर लोग, माहौल उसके लिए परिचित और परिचित नहीं है, नया है उसके लिए माहौल, ठीक है ना। अच्छा, बरी हेड इन दी सैंड, आपने सुना है शुतुरमुर्ग जब उस पर कोई खतरा आता है तो अपना सिर जमीन में गाड़ लेता है ना। तो क्या उसके सिर जमीन में गाड़ लेने से खतरा कम हो जाएगा, नहीं। लेकिन वो क्या करेगा, सच्चाई से बच रहा है। तो बरी हेड इन द सैंड का मतलब होता है जानबूझ के, पता होते हुए भी सच्चाई से मुंह मोड़ लेना, ठीक है ना। तो डेलिबरेटली, जानबूझकर, डेलिबरेटली नोट टू फेस द ट्रूथ, जानबूझ के सच्चाई से बचना, ठीक है ना। अच्छा, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, अब मैंने आपको कई बार बता रखा है, कोल्ड का मतलब होता है बेरुखा। कोल्ड का मतलब इतना ठंडा जो अच्छा लगे बुरा लगे, बुरा लगे। अगर कोई आदमी आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहा है तो कैसा बिहेव कर रहा है, बुरा, यानी आपको क्या लगेगा, जैसे बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है ना? तो टू लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है टू फील, महसूस करना, कैसे, टू बी इग्नोर्ड, टू बी इग्नोर्ड, ऐसा महसूस करना जैसे कि सामने वाली पार्टी मुझे क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, ठीक है ना। डिड नॉट गिव ए फिग, गिव ए फिग का मतलब होता है किसी की कोई केयर करना। मतलब आप मेरे पास आए और मैंने आपको, फिग का मतलब अंजीर होता है ना, अंजीर का फल दिया, कुछ खाने को दिया, तो मैं आपकी केयर कर रहा हूँ। और डिड नॉट गिव ए फिग का मतलब कुछ नहीं दिया मैंने आपको, इट मीन्स आई डोंट केयर यू एट ऑल। मतलब नॉट गिव ए फिग का मतलब नॉट केयर और कंसर्न, किसी के बारे में कोई चिंता ना करना, कोई केयर ना करना, ठीक है ना। तो ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया। अच्छा, अगर ये मान लेते हैं, जैसे मान लो मैं ये बोल दूं, आपसे कोई गलती होगी तो मैं ये बोल सकता हूँ, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, डोंट फ्री योर हेड इन द सेंड। अब इसका मतलब क्या बन जाएगा, फेस द म्यूजिक, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है, आलोचना सुनो, कोई गड़बड़ी करी है तो अब आपको आलोचना सुननी पड़ेगी, सच्चाई से भागो मत, अपना सिर जमीन में मत गाड़ो, कैसे, किसकी तरह, शुतुरमुर्ग की तरह। इसका मतलब आलोचना का सामना करो, सच्चाई से दूर। इसी प्रकार अगर इसका बनाना है तो मान लिया
इसका बनाना है तो जैसे ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, किस चीज के दौरान, वार्तालाप के दौरान, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। ही फेल्ट, उसको ऐसा लगा, दैट ही हैज बीन लेफ्ट, उसको छोड़ दिया गया है, कहां पर, आउट इन द कोल्ड, आउट इन कोल्ड, ही हैज बीन लेफ्ट आउट इन कोल्ड। उसको ऐसे लगा जैसे इतनी सारी वार्तालाप हो रही है लेकिन मुझे तो शामिल ही नहीं कर रहे, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है ना। डिड नॉट गिव ए फिग, इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं जैसे ही डज नॉट केयर, ही डज नॉट गिव अ फिग वेदर शी कम्स और नॉट, चाहे वो आए चाहे ना आए वो तो, ठीक है ना। तो क्या बन सकता है जैसे ही डज नॉट गिव ए फिग वेदर शी कम्स और नॉट, चाहे वो आए या। चलते हुए क्वेश्चन नंबर 83 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में बेटा इसने क्या दे रखा है, क्यूआरएस वाला हो गया भाई, है ना। पी क्यूआरएस, हाँ हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में जमा, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस ऑफ, है ना। अब आपको एक बात का पक्का पता है कि जब ओव दे रखा है तो इसके पहले भी कोई नाउन होगी और हर हाल में इसके बाद में भी कोई ना कोई नाउन होगी। तो बेटा बताओ इंपॉर्टेंस किस चीज का, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप है, या इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च है, महत्व किसका बताया जा रहा है मेंटेन करने के लिए गुड हेल्थ, एक्सरसाइज। तो आर के बाद हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, आर के बाद एस, और आर के बाद एस वाले ऑप्शन कितने हैं इसमें देखो, आर के बाद एस वाले, एक तो ये रहा और एक ये रहा, मतलब ये दोनों हमारा उत्तर नहीं हो सकते। अब चेक करके देखो कि शुरुआत में पी को लेके जाए या शुरुआत में क्यू को लेके जाए। शुरुआत में अगर अपने किसको लेके जाते हैं, पी को लेके जाते हैं मान लिया, तो एंड किससे करेगा फिर, के बाद में क्यू, और अगर अपने क्यू से शुरू करेंगे तो एंड किससे करेगा, पी को लेके जाते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं अपने शुरुआत में पी को लेके जाते हैं। तो द रिसर्च पेपर एनालाइजेज, रिसर्च पेपर है वो क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, किस चीज की एनालिसिस कर रहा है, तो कोई ना कोई टॉपिक है उसकी एनालिसिस करेगा। रिलेशनशिप्स किसके किसके बीच में, बिटवीन डाइट एंड डिजीज, फिर डाइट और डिजीज के बीच में क्या रिलेशन है, और फिर वो किस चीज के बारे में एनालाइज कर रहा है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और इसके साथ साथ में वो और किस चीज का एनालाइज कर रहा है कि मतलब इसका इंपॉर्टेंस, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस कितना है किस चीज में, अगर हमें हमारे हेल्थ को मेंटेन करना है, गुड हेल्थ को द्वारा सही, ठीक है। तो चलो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84, क्वेश्चन नंबर 84 में देखो क्या दे रखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, किस चीज का जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है हमें उसका सिनोनिम बताना है। तो बेटा अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या चीज है, डिटीरियोरेट, और डिटीरियोरेट का मतलब होता है चीजें खराब से खराब होती जाना, हालत किसी चीज की हालात है वो खराब से खराब होती जाए तो उसको बोलते हैं डिटीरियोरेट करना, का मतलब होता है टू बीकम, हो जाना, पेड का मतलब बुरा और वर्ष है तो उससे भी बुरा, तो बेटा क्या हो जाना, और ज्यादा खराब हो जाना, ठीक है ना। और ज्यादा खराब हो जाने के लिए बेटा किस शब्द का यूज होता है, डाइलेपिडेट, ठीक है ना। मतलब कैसा हो जाना, ब्रोकन, ओल्ड एंड ब्रोकन, ओल्ड एंड ब्रोकन, पुराना हो जाना और टूट जाना चीजों का। जैसे स्पेशली ये किसके लिए यूज होता है भाई, फर्नीचर पड़ा पड़ा ऐसा हो जाए, बिल्डिंग पुरानी हो जाए, तो ये खास तौर से किसके लिए यूज होता है, बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर एटसेट्रा, बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर, ठीक है ना। अगर कोई बिल्डिंग है वो पड़ी पड़ी या कोई फर्नीचर है वो पड़ा पड़ा एकदम खराब हालत में पहुंचे तो वो क्या कर गया, डाइलेपिडेट कर गया, तो अपन ये बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, डाइलेपिडेटेड का मतलब भी क्या होता है, ओल्ड एंड ब्रोकन, टूटा और पुराना, ठीक है ना। तो अगर अपन किसी बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा जर्जर हालत में है तो क्या बोल सकते हैं अपने, द बिल्डिंग वॉज डाइलेपिडेटेड, द बिल्डिंग वॉज कैसी हालत में, इन डाइलेपिडेटेड स्टेट, डाइलेपिडेटेड, और क्या हो जाएगा, स्टेट है बोले तो हालात, समझ में आ गई बात। अच्छा डिप्रेस्ड है तो कैसा है भाई, बंदा कैसा है, ग्लूमी, ग्लूम, मेलंकली, उदास, डिप्रेस्ड है तो आपको पता ही है एंग्जाइटी का शिकार हो रखा है बंदा, तो इसको बेटा क्या बोल सकते हैं, ग्लूम, इसको बोल सकते हैं ग्लूमी,
ठीक है ना, इसको ग्लूम बोल सकते, ग्लूमी बोल सकते हैं, इसको ग्लम बोल सकते हैं, इसको मेलंकली बोल सकते हैं, मेलंक्लिक, मेलंक्लिक। ठीक है ना, अगर आपको किसी का ग्लूमी फेस दिखाई दे जाए, किसी का फेस कैसा है, ग्लूमी है, ठीक है ना, और इसको बेटा ग्लम भी बोल सकते हैं, ग्लम फेस, तो आप उसको चेहरों को देखकर क्या पता लगा लोगे कि बंदा किसका शिकार है, डिप्रेस्ड है, तनाव में आदमी, ठीक है ना। तो ग्लूमी भी बोल सकते हो, इसको ग्लम भी बोल सकते हो, और मेलंक्लिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, रिप्रोब्रेट, रिप्रोब्रेट का मतलब क्या होता है भाई, रिप्रोब्रेट का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट आदमी, ठीक है ना, जो हमेशा दूसरों के लिए क्या क्रिएट करता है, अच्छी चीजें या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको रिप्रोबेट बोलते हैं। इसके लिए अपने बोल सकते हैं कॉज, कॉज, ठीक है ना। स्काउंड्रल, SCOUNDREL, स्काउंड्रल, ठीक है ना। रास्कल, ठीक है, रॉब, ठीक है ना। इन सभी शब्दों का मतलब ही क्या होता है, दुष्ट, जो हमेशा से ही लोगों को, जिसका काम ही लोगों को परेशान करना है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ जैसे केली हैज ऑलवेज बीन ए रिप्रोबेट। वो शुरुआत से ही कैसी लड़की रही है शैली, दुष्ट, जिसका काम ही लोगों को परेशान करना रहा है। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना चीजों में, टू मेक बेटर, टू मेक बेटर, चीजों में सुधार ला देना, इंप्रूव कर देना चीजों को, इंप्रूव कर देना, ठीक है ना। इसके अलावा एलिविएट, कम कम कर देना, कोई दुख तकलीफ पीड़ा है उसको कम कर देना। बेटा कोई दुख तकलीफ पीड़ा को कम कर रहे हो तो बिगाड़ रहे हो, सुधार रहे हो, सुधार ही तो रहे हो ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये दवाई है, ये हमारी तकलीफ को क्या कर सकती है, एमिलियोरेट, एमिलियोरेट कर सकती है। जैसे दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन ये क्या कर देगी, विल एमिलियोरेट, विल एमिलियोरेट किसको, द पेन, दर्द को, ये दवाई है ये दर्द को एमिलियोरेट कर देगी। अब एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधार करना, सुधारने का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, उसको, और कम करने का मतलब ही क्या होता है, एलिविएट करना, है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 85 में क्या, क्वेश्चन नंबर 85 में देखो बेटा क्या दे रखा है, एक्टिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस वाला और पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है बेटा, वर्ब के अलावा और कोई शब्द देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने को दे क्या रखा है, इज रंग, ठीक है ना, और इज आरएम के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी दे रखी है, थर्ड। अच्छा एक चीज आपको याद है, यू है तो ये फॉर्म कौन सी होगी, थर्ड। अगर मैं यू को ए बना दूं तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड, ठीक है ना। और बेटा अगर इसको मैं आई बना दूं तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, है ना। तो थर्ड फॉर्म क्या चीज है, रंग, तो दूसरी क्या हो जाएगी, रेंग, और पहली है तो क्या हो जाएगी, रिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहली फॉर्म में आई, दूसरी में ए, और तीसरी में यू हो जाएगा। तो बेटा जब इज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है तो अब हमें क्या चाहिए, पैसिव वॉइस तो दे ही रखी है, एक्टिव बनानी है। तो अगर इजारम के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है, वोजवर के साथ थर्ड फॉर्म है तो भी पैसिव वॉइस है। अब इजारम के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हमें बनाना है एक्टिव, एक्टिव बनाना है तो या तो पहली फॉर्म चाहिए, और या पहली फॉर्म में एस या ईएस चाहिए। अब अपना सब्जेक्ट कौन बनेगा, पोइम, तो पोइम तो देखो पियोन, सॉरी पियोन, पियोन तो शुरुआत में सभी में दे रखा है ना। तो पियोन के साथ हमें रिंग लिखना पड़ेगा या रिंग्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि पियोन तो एक वचन है ना। तो हमें एस आई एस लगाना पड़ेगा। तो बेटा एस आई एस वाला तो वो एक ही है, यही हमारा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, देखते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है, इसने फिर भी जंबल लोडरी दे रखा है, पेरा जंबल ही दे रखा है, और बेटा हमें इसको सही सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है ना। एक चीज बताओ, सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट जो होता है वो या कोई नाउन होती है और या कोई प्रोनाउन होता है ना। तो देखो इसमें दैट दे रखा है शुरुआत में, तो इससे शुरू करना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि दैट है, ये तो कंजंक्शन है ना। इसके बाद में ये देखो ये तो सब्जेक्ट आ गया, दोबारा ट्रीटमेंट है, ये तो सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि मेंट का मतलब ही ये क्या चीज है, कोई नाउन है, मेंट लगाए तो नाउन है, और बेटा सब्जेक्ट होता है वो या कोई नाउन होती है और या कोई प्रोनाउन होता है ना। तो कंप्लीटली यूजलेस है ये भी नहीं हो सकता, वुड भी है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वुड भी तो वर्ब है। तो सब्जेक्ट कौन है, दैट डॉक्टर्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या चीज हो गई, इसकी वर्ब हो गई। तो हम सेंटेंस किससे शुरू कर देंगे, सी से शुरू कर। अब सी से शुरू होने वाले कितने हैं बेटा, ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर देखो दैट दे रखा है, दैट क्या चीज है, कंजंक्शन, कंजंक्शन के तुरंत बाद में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है।
तो बच्चा अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो हमें इसकी वर्ब भी चाहिए, तो वर्ब कौन सी हो सकती है, कंप्लीटली यूजलेस वाली या वुड बी वाली, वुड बी वाली वर्ब हो जाएगी, क्योंकि वुड है ये यहाँ पर क्या चीज है, मोडाल है, और मोडाल के बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो बी यहाँ पर किसका काम कर रही है, मेन वर्ब की पहली फॉर्म का काम कर रही है। तो अब आप देखो ए के बाद कौन सा जाएगा, डी जाएगा, ए के बाद कौन सा जाएगा, डी जाएगा। तो देखो इसमें कहां पर ए के बाद डी वाला कौन सा, ए के बाद में डी इसमें भी है, देखो कौन सा है, ऑप्शन कौन से बचे अपने पास, एक तो ये बचा है ना, और एक ये बचा है, तो ए के बाद डी इसमें भी है और ए के बाद डी इसमें भी है, दोनों में दे रखा है ना, थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा फिर तो अब अपने पास एक बात क्लियर होगी कि ए के बाद में डी जाएगा। अब ध्यान दो थोड़ा सा कि अगर मैं सेंटेंस को एंड किससे करूं, डी से, तो एंड किससे हो रहा है, वुड बी से, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो यही हो जाएगा फिर हमारा, क्योंकि वुड बी से तो अपने सेंटेंस को एंड नहीं कर पाएंगे, है ना, वुड बी है, बी कैसी वर्ब है, बी ऐसी वर्ब है जो कभी बी और हैव ऐसी वर्ब होती है जो जिनके बाद में कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट आना जरूरी है। जैसे मैं ये वाक्य ऐसे नहीं लिख सकता कभी भी, आई कैन बी, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकता कभी भी, है ना, या इट कैन बी, ये नहीं हो सकता। हाँ, एक तरीके से हो सकता है बी से सेंटेंस खत्म, अगर पहले कुछ ना कुछ लिखा हो, जैसे विल द प्लान बी सक्सेसफुल, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या ये हमारा जो प्लान है वो कामयाब हो सकता है, ठीक है ना, अब आपने जवाब दिया यस, हाँ इट विल बी। अब यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हो, आगे सक्सेसफुल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल शब्द का यूज पहले हो चुका है, वरना हम बी से सेंटेंस को समाप्त नहीं कर सकते। फिर अगली बात बच्चा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, सी से शुरू कर दो, डॉक्टर्स कंक्लूडेड, डॉक्टर्स ने निष्कर्ष निकाला कि फर्दर ट्रीटमेंट और ज्यादा आगे इलाज वुड बी होगा, कैसा होगा, यूजलेस, मतलब आगे और ज्यादा ट्रीटमेंट करने का कोई फायदा होने वाला है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द वर्ड गिवन बिलो। बेटा ये जो भी शब्द दे रखा है हमें इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो वोन का मतलब होता है थका हुआ, घिसा पीटा, है ना, तो इसको अपन बोल सकते हैं शैबी, ठीक है। इसके अलावा अपन इसको बोल सकते हैं अनटाइडी, ठीक है ना। वॉर्न, वॉर्न तो खैर आई गया इसमें। अच्छा रेग्ड, रेग्ड भी होता है इसका। अच्छा एक चीज आपने अगर नाम सुना है रैग पिकर, रैग पिकर, बेटा जो कूड़ा करकट उठाने वाले होते हैं जो घूम रहे होते हैं उनको रैग पिकर बोलते हैं ना। तो रैग का मतलब ही क्या होता है, चिथड़े फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, रैग, उसको क्या बोलते हैं, उनको रैग बोलते हैं। तो रैग भी कैसी हालत में होगा, एकदम घिसा पीटा और थका हुआ होगा, है ना। तो ये वॉर्न के लिए फिर क्या शब्द बन जाएगा यहाँ पर, रैग्ड बन जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा रैग्ड। रैग्ड का मतलब ही क्या होता है, एकदम थका हुआ, फटा पुराना, चिथड़े हुआ, उसको रैग्ड बोलते हैं और उसी को वॉर्न बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा वॉर्न का थका हुआ भी हो सकता है, वॉर्न का मतलब थका हुआ भी हो सकता है, जैसे द एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब होता है फिजिकल वर्क, आप दौड़ लगाते हो, कोई वजन उठाते हो, खेत का काम करते हो, तो उसको एक्सर्शन बोलते हैं, है ना। तो द एक्सर्शन वॉरन हर आउट। अब वॉर्न आउट का मतलब क्या हुआ, थका दिया पूरी तरह से, शारीरिक श्रम करी उसकी वजह से थक गया या थक, है ना। अच्छा डाइमिनेटिव का मतलब क्या होता है भाई, घटना या बढ़ना, डाइमिनेटिव कम हो जाना, डाइमिनेटिव का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कर जाना चीजों का, कम हो जाना, रिड्यूस कर जाना, ठीक है। टू बीकम लेस, टू बीकम लेसर, कम हो जाना, ठीक है ना। अच्छा डायलेमा का मतलब क्या होता है, सदमा, डायलेमा का मतलब असमंजस की स्थिति, कैसी स्थिति, असमंजस की स्थिति, जिसमें हम समझ नहीं पा रहे कि अब मैं करूं क्या, चॉइस नहीं बना पा, आदमी के पास जब आदमी कोई चॉइस नहीं बना पाता कि मैं ये करूं कि वो करूं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायलेमा। तो इसको बोल सकते हैं ए सिचुएशन, एक स्थिति, इन विच, जिसमें ए पर्सन, एक आदमी, कैन मेक ए चॉइस या कैन नॉट मेक ए चॉइस, कैन नॉट मेक ए चॉइस, कैन नॉट मेक ए चॉइस, कैन नॉट मेक ए
समझ में आ गई बात? इसको बोलती है भाई डायलेमा, है ना? चलो आगे अपने देखते हैं और 88 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दे रखा है? 88 में दे रखा है एप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है ना? किसका? जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसका सिनोनिम बताना है ना। तो एडल्ट्रेटेड, और आगे दे क्या रखा है? फूड। ठीक है ना? अच्छा, कंज्यूम क्या करना है? अच्छा, द डॉक्टर्स ने कहा था मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, हु अटेंडेड द फेस्ट, जिन्होंने दावत को अटेंड किया। फेस्ट का मतलब दावत या कोई फेस्टिवल। हैव टेक्निकली, वो बीमार हो चुकी है, रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग, कि उन्होंने कंज्यूम कर लिया फूड। और एडल्ट्रेटेड, एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है बेटा जिसमें मिलावट कर रखी होती है। एडल्ट्रेटेड का मतलब मिलावट का मतलब क्या होता है? मिलावट। मिलावट का मतलब क्या होता है? किसी चीज में कोई और चीज मिला देना, और जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो क्या रहे? प्योर प्योर रहे या खराब हो जाए, है ना? तो एडल्ट्रेट का मतलब होता है टू मेक लेस प्योर, टू मेक समथिंग लेस प्योर, किसी चीज को कम प्योर बना देना। किसके द्वारा? बाई एडिंग, मिला करके, समथिंग एल्स, कोई और चीज, इन इट, इसके अंदर कोई और चीज मिला करके प्योरिटी को खत्म कर देना, कम कर देना, तो उसको बोलते हैं एडल्ट्रेट। और एडल्ट्रेट के लिए बेटा कौन सा शब्द हो सकता है फिर? कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब भी क्या होता है? दूषित, है ना? कंटामिनेटेड का मतलब भी क्या होता है? दूषित। और पोल्यूटेड का मतलब भी दूषित। पोल्यूटेड से तो पोल्यूशन शब्द बना हुआ है, पोल्यूटेड भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, टेम्प का मतलब होता है गीला। टेम्प का मतलब गीला। आपने जो डस्टबिन होते हैं उन पर लिखा होता है ना टेम्प वेस्ट, तो उसमें कैसा कचरा डालना है? सूखा या गीला? गीला कचरा। जो गीला कचरा उसको डेम्प वेस्ट वाला बोलते हैं। स्पाइस, ये तो मसालेदार। स्पाइस का मतलब क्या होता है? मसाला। और स्पाइसी फूड कैसा होता है? मसालेदार। अच्छा, पेरिलस, पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, डेंजरस। परनीशियस, ये बड़े अच्छे अच्छे शब्द, आप इन पे गौर करना। परनीशियस, हैजर्ड्स, हैजर्ड्स, HAZAR ओ यूएस, हैजर्ड्स, खतरनाक। ठीक है ना? जैसे पेरिलिस शब्द ना, ये बढ़िया शब्द है। जैसे जैसे कम्युनलिज्म, इज पेरिलस, इज पेरिलस, इज पेरिलस फॉर ए सेन सोसाइटी। सेन मतलब हेल्दी, स्वस्थ, और इनसेन है तो पागल। अगर कोई आदमी पागल हो जाए, मैड हो जाए, तो क्या बोलेंगे? इनसेन। और सेन है तो होश हवास में। तो संप्रदायवाद, कम्युनिज्म किसको बोलते हैं? संप्रदायवाद। खतरनाक होता है किसके लिए? एक स्वस्थ मत। तो पेरिलस का मतलब क्या हो सकता है? परनीशियस हो सकता है, हैजर्ड्स हो सकता है, और डेंजरस। ठीक है ना? अच्छा, मैं इससे बने हुए एक दो शब्द आपको और बताना चाहूंगा, इसी प्रकार के एक दो शब्द और बताना चाहूंगा, उन पे थोड़ा सा गौर करना। एक शब्द होता है एड्यूलेट, एक शब्द होता है एड्यूलेशन, एक शब्द होता है एड्यूलेटरी। ठीक है ना? एड्यूलेट शब्द का मतलब होता है किसी आदमी को भगवान मान लेना। लोगों ने रजनीकांत के मंदिर बना रखे, है ना? लोगों ने ऋतिक रोशन के मंदिर बना रखे हैं, तो वो उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। एक्सेसिव प्रेज का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेसिव प्रेज, किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, अडोर्न करना। ठीक है? तो एड्यूलेशन है तो इसकी नाउन बन जाएगी, और एड्यूलेटरी है तो एडजेक्टिव बन जाएगा। मतलब फ्लेटरी, फ्लेटर करने वाला, प्रेज करने वाला, प्रेजिंग, प्रेजिंग। ठीक है ना? बेटा एक शब्द और होता है एडल्ट्री। इसी इसी के जैसा एक शब्द होता है एडल्ट्री, ADULTERY, एडल्ट्री। इसका मतलब होता है व्यभिचार। इसका मतलब होता है व्यभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार। और इसका मतलब क्या चीज होता है? इसका मतलब होता है इंडल्जेंस, इंडल्जेंस, इंडल्जेंस। किस चीज में इंडल्ज? मतलब डूबा रहना। किस चीज में? इन बॉडीली प्लेजर्स, प्लेजर्स।
इन बॉडीली और सेक्सुअल प्लेजर्स, सेक्सुअल प्लेजर्स बेटा इसको बोलते हैं एडल्ट्री। ठीक है ना, तो इससे 3-4 शब्द बन जाएंगे, एडल्ट्रेटेड हो गया, एडुलेट हो गया, एडुलेशन हो गया, एडल्ट्री हो गया, एडल्ट्री हो गया, ये वाला है ना। तो इनके जैसे ही शब्द है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दे रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हमें कितने सारे शब्द दे रखे हैं, ये दे रखे हैं ना, और हमें इससे एक शब्द बनाना है। तो वेरी क्लेवर और टैलेंटेड, तो क्या हो जाएगा अभी, जीनियस। क्लेवर और टैलेंटेड है ना, तो ये देखो जीनियस नाम लिखा हुआ, इंजीनियस नाम लिखा हुआ, जुड़ता है कि नहीं जीनियस से। हालांकि जीनियस की स्पेलिंग तो ये होती है GENIUS, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जीनियस से मिलता जुलता शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, इंजीनियस हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक होता है बेटा इनजेन्युअस, इनजेन्युअस इसका मतलब होता है भोला बाला मासूम। इनजेन्युअस का मतलब क्या होता है, इनोसेंट, भोला बाला और मासूम। इंडिजिनस इसका मतलब होता है देसी, इंडी मतलब इंडिया, और जैन से क्या याद रख लो, जनता। जैन से क्या याद रख लो, जनता, और इंडी मतलब इंडिया। तो इंडिया की जनता है वो ज्यादातर कैसी है, गांव में रहने वाली है, रूरल। तो इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, का मतलब होता है देसी। एबोरिजिन, अच्छा स्टडियस, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्टडी करता है तो स्टडियस है, इसका मतलब मेहनती। और आसिडियस है तो इसका मतलब भी क्या होता है, मेहनती। इसका मतलब क्या होता है, गधा। का मतलब क्या होता है, गधा। और गधा किस बात के लिए फेमस है, हार्डवर्क करने के लिए। तो आसिडियस और स्टडियस दोनों का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। दोनों का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं, और इसको अपन लेबोरियस भी बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लेबोरियस, लेबर करने वाला, लेबोरियस हो। समझ में आ गई बात। तो बच्चा हमारा आंसर क्या बन जाएगा, क्लेवर और टैलेंटेड का इंजीनियस बन जाएगा। और इंजेन्युअस का मतलब क्या होता है, भोला बाला मासूम इनोसेंट। और इंडिजिनस का देशी। याद कैसे रखना है, इंडी का मतलब इंडिया, और जैन का मतलब जनता, इंडिया की जनता। एक शब्द होता है मेहनती, उसके लिए होता है डिलीजेंट। डिलीजेंट एक शब्द है, डिलीजेंट इसका मतलब होता है मेहनती। अब इसको कैसे याद रख लो, दिल्ली और जेंट है तो जनता, दिल्ली में रहने वाली जनता कैसी है, मेहनती है। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्डवर्क। ये इसका सिनोनिम है, डिलीजेंट है वो इन दोनों का सिनोनिम है, और ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 में बेटा क्या, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो भी शब्द दे रखा है इसका स्पेलिंग सही करना है। प्रूडेंट, पता ही है आपको, 50वां बार ये शब्द हमारे आगे आ चुका है, प्रूडेंट। है ना। प्रूडेंट आदमी होता कैसा है, बुद्धिमान, वाइज। ठीक है। साधु आदमी, साधु आदमी कैसे होते हैं, साधु संत, बुद्धिमान। इसी से बना हुआ शब्द क्या चीज है, सैगेसियस। सैगेसियस इसी से बने हुए। अब जो दो शब्द लिखा रहा हूं वो जरूर याद रखने आप। एक तो है सैपियंट, एक तो है सैपियंट, और एक शब्द है परस्पिकेशियस। एक शब्द होता है परस्पिकेशियस। ये बेटा दोनों शब्द याद रखने हैं आपको, परस्पिकेशियस। इन दोनों का मतलब है बुद्धिमान आदमी, प्रत्येक चीज का ध्यान रखने वाला। और ये शब्द भी अच्छा है, सैगेशियस है, ये शब्द भी बढ़िया होता है। ठीक है। तो प्रूडेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये वैल्यू। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 91 में दे रखा है इसने, द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स आर एनग्रोसिंग। एनग्रोस कर लेना किसी आदमी को। एनग्रोस करने का मतलब होता है अपने अंदर आकर्षित कर लेना पूरी तरह से, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। तो क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करना। जब कोई चीज को किसी चीज के अंदर डुबोते हैं तो एब्जॉर्ब करना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मतलब कोई स्पंज है, उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो स्पंज उस पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी एब्जॉर्ब करने का मतलब डूबा हुआ, लीन, रत किसी काम में, है ना। तो एनग्रोस का मतलब भी वही होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फिर, जब इसने पूछा क्या इसका सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम है, तो एनग्रोसिंग का क्या हो जाएगा फिर, एब्जॉर्बिंग हो जाएगा। है ना। तो द स्टोरीज, कहानियां फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स नाम की कोई बुक है, उसकी सारी कहानियां कैसी एनग्रोसिंग है। एनग्रोस करने का मतलब एब्जॉर्ब करने वाली, तो हमारा एब्जॉर्बिंग। स्प्लेंडेड है तो कैसी हो जाएगी, शानदार। ठीक है ना। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। ठीक है। म्यूनिफिसेंट। ठीक है ना। अच्छा, एग्जॉस्टिंग है तो कैसी है, उबाऊ, थका देने वाली, बोरिंग, डल, बोरिंग, डल, लीक,
रैब, ठीक है, वेपिड, रेब, वेपिड, ठीक है, इंसिपिड, इंसिपिड, है ना बेटा। इन सभी का मतलब क्या होता है? बोरिंग, डल और नीरस, ठीक है ना, जिसमें कोई रस नहीं है ना, उसको बोरिंग को, एग्जॉस्टिंग को ये वाले शब्द। नेचुरल आपको पता ही है, किसका उल्टा ये? नेचुरल तो किसका उल्टा है? आर्टिफिशियल का उल्टा। आर्टिफिशियल है तो कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ है, नेचुरल है तो प्राकृतिक है, ठीक है ना। इसको ऑथेंटिक भी बोल सकते हैं। नेचुरल की जगह अपन किसका यूज कर सकते हैं? ऑथेंटिक। और इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं क्या दे रखा है। 92 में क्या दे रखा है भाई? Select the most appropriate option that can substitute the underline segment in the given sentence। जो भी शब्द हमें अंडरलाइन करके दे रखा है, हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो क्या दे? नो सुनर हैड आई फिनिश्ड माय फाइनल एग्जाम दैट माय फ्रेंड्स इनवाइटेड मी। बच्चा एक चीज याद रखो, अगर कोई सेंटेंस आपका किससे शुरू हो जाए? हार्डली या स्केर्सली से शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो इसके बाद में आपको किसका यूज करना है? वेन का। कभी भी टी एच ई एन देन नहीं लगाना, कभी भी टी एच ए एन देन नहीं लगाना। किसका यूज करना है? वेन का। अगर आपका सेंटेंस किससे शुरू हो जाए? नो सुनर से शुरू हो जाए। किससे शुरू हो जाए? नो सुनर से। बेटा इसके बाद कभी भी टी एच ई एन देन नहीं लगाना, डब्ल्यू एच ई एन वेन नहीं लगाना। तो लगाना क्या है? टी एच ए एन लगाना है। और अगर दैट लगा रखा है तो भी बेटा आपको नहीं लगाना। तो बताओ इसमें से कौन सा बनेगा? फिर देखो यहाँ पर नो सुनर आ गया तो कौन सा आ जाएगा? देन वाला आ जाएगा। बस देन वाला तो दे ही एक रखा है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, थोड़ा सा सुनिएगा कि अगर कोई वाक्य किससे शुरू हो जाए और या फिर हार्डली या स्केर्सली से शुरू हो जाए तो आपको करना क्या है? सब्जेक्ट बाद में रखना है और हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना है। इसको बोलती है इन्वर्जन। क्या बोलती है इसको? इन्वर्जन। सब्जेक्ट है वो बाद में और हेल्पिंग वर्ब है वो पहले। ऐसा होना तो कौन से वाक्यों में चाहिए? इंटेरोगेटिव में, लेकिन ये इंटेरोगेटिव ना होते हुए भी इसमें ऐसा किया। और अगर यही हार्डली स्केर्सली या नो सुनर वाक्य के बीच में आ जाए तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। फिर सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में जाए, है ना। तो चलो चलते हुए क्वेश्चन नंबर 93 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में the following sentence has been divided into four parts. One of them contains an error. Select the part that contains the error from the given options. बेटा इसमें कोई ना कोई एरर बतानी है हमें ना। रिच हो गया, शुड हेल्प और पुअर हो गया। अच्छा पुअर शब्द ये क्या चीज है भाई? पुअर शब्द ये क्या चीज है? एडजेक्टिव है, क्योंकि अपन इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं। पुअर मैन, पुअर बॉय, पुअर पीपल, है ना। तो बेटा ये शब्द क्या चीज हो गए? नाउन हो गई। ये बाद वाले शब्द है, ये क्या चीज है? नाउन हो गए। और ये वाला शब्द क्या चीज है? एडजेक्टिव है। और अगर हमें एडजेक्टिव को नाउन बनाना है तो उसके पहले द लगा दो। क्या लगा दो उसके पहले? जैसे द पुअर, द रिच, ठीक है, द ब्लाइंड। अब इसका मतलब कोई एक जना नहीं, दुनिया के सारे। द पुअर का मतलब दुनिया के सारे पुअर, द रिच का मतलब दुनिया के सारे रिच, द ब्लाइंड का मतलब दुनिया के सारे ब्लाइंड पीपल, है ना। तो हमें यहाँ पर पुअर की जगह क्या लगाना पड़ेगा? द पुअर लगाना पड़ेगा हमें। द पुअर, अमीर लोगों को मदद करनी चाहिए। किसकी? द पुअर मतलब दुनिया के सारे गरीब लोग। समझ में आ गई बात? तो चलते हुए क्वेश्चन नंबर 94 पे। हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुअर वाला पार्ट है इसकी जगह क्या? हाँ पुअर वाला पार्ट है, यही पार्ट गलत हो जाएगा भाई। ये वाला पार्ट इसका गलत हो जाएगा। इसका ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा। इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? द पुअर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर अपने 94 को देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 94 में देखो, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। जंबल्ड ऑर्डर है बेटा, दे रखा है, हमें इनको सीक्वेंस में जमाना है। तो पहले तो एक बात बताओ, सेंटेंस शुरू किससे होगा? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट होगा वो या कोई नाउन होगी और या कोई प्रोनाउन, इसके अलावा और कोई शब्द तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो बिफोर से वाक्य शुरू नहीं होगा, शुड से वाक्य शुरू नहीं होगा, एटलीस्ट से वाक्य शुरू नहीं होगा, दैट थिएटर मैनेजमेंट है इससे वाक्य शुरू हो सकता है, और दैट है इससे वाक्य शुरू नहीं होगा। तो एक बात बताओ मुझे, ये कैसे पता लगा कि ये वाक्य दैट थिएटर मैनेजमेंट से शुरू होगा? क्योंकि जब द लगा हुआ आ गया, साथ में आर्टिकल लगा हुआ आ गया, तो ये कोई नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट बिल्कुल हो सकते नहीं, होते ही वही है। सब्जेक्ट होता है वो या कोई नाउन होती है और या कोई प्रोनाउन होता है ना। तो डी से हमारा सेंटेंस शुरू हो जाएगा। तो डी से शुरू होने वाले कितने हैं भाई? एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप खुद पढ़ के देखना,
डी के बाद में द थिएटर मैनेजमेंट रेकमेंड्स, थिएटर मैनेजमेंट है उसने रेकमेंड किया, क्या रेकमेंड किया, दैट की द ऑडियंस, अब दैट कंजंक्शन आ गया और ऑडियंस है ये क्या चीज है, नाउन, यानी ये कोई सब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑडियंस को करना क्या चाहिए, बी में देखो वर्ब आ गई, शुड हियर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, कब, एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले, किससे, मूवी के शुरू होने से, ये हमारा। अब एक चीज और देखो यहाँ पर ऑडियंस आ गया ना, इसके तुरंत बाद में कौन सा जाएगा, शुड भी जाना चाहिए, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट है तो इसके तुरंत बाद में फिर वर्ब आनी चाहिए, समझ की बात। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दे रखा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में बेटा दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन। हमें ये एक शब्द दे रखा है और हमें इसका बनाना है एंटोनिम। एंटिक्विटी, आपके आगे कई बार नाम आया होगा एंटिक्विटी, इसका मतलब होता है प्राचीन वस्तुएं। एंटिक्विटी का मतलब प्राचीन वस्तुएं, जो राजा महाराजाओं के जमाने की हिस्ट्री की चीजें, उनको एंटिक्विटी बोलती है। तो एंटिक्विटेड चीजें कैसी होती है, नई या जो आउटडेट हो गई, आउटडेट, आउटडेट, आउटडेटेड, इनको बोलते हैं आउटडेटेड चीज। ऑब्सोलीट, जो क्या कर चुकी है, दौड़ से, प्रचलन से बाहर हो गई। आउट ऑफ फैशन, जिसको बोल सकते हैं अपने आउट ऑफ फैशन, उसको बोलते हैं बेटा एंटिक्वेटेड। तो आउटडेटेड भी दे रखा है इसने, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसने पूछा क्या है, एंटोनिम, और बच्चा ये क्या चीज है इसका, सिनोनिम, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। अच्छा, एंटिक्वेटेड है, ये एडजेक्टिव है, और जिसमें एल वाई जोड़ दिया वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो बेटा एडजेक्टिव का सिनोनिम है वो तो एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब तो होना नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो आउटडेटेड का न्यू भी हो सकता है और मॉडर्न भी हो सकता है। अब बात किसकी, न्यू का मतलब भी नया और मॉडर्न का मतलब भी नया। अब देखो पूछा क्या है, वी कैन नॉट अचीव सक्सेस, हम सफल नहीं हो सकते अंटिल दीज पॉलिसीज, जब तक ये पॉलिसियां आर नॉट अमेंडेड, जब तक इन पॉलिसियों में सुधार नहीं किया जाए। अच्छा, एक चीज देखो, अगर बात हो रही है टाइम की, तब तो किसका यूज करना है, न्यू का। अगर बात हो रही है कोई टेक्नोलॉजी की, बात हो रही है कोई टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना, तब हमें किसका यूज करना है, मॉडर्न का, ठीक है। अच्छा, एक मूवी आई 2019 में, एक आई 2020 में, एक आई 2021 में, तो जो 21 वाली है वो मॉडर्न है कि न्यू है, न्यू है मॉडर्न है, न्यू है, क्योंकि बात यहाँ पे किसकी हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है टाइम की, ठीक है ना। अच्छा, और मॉडर्न किसको बोलते हैं, एकदम टेक्नोलॉजी में जो एडवांस्ड है। जब बात टेक्नोलॉजी की हो रही है, इस प्रकार की चीजों की बात हो रही है, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, ना कि वो न्यू टेक्नोलॉजी। स्टाइल, जब बात टेक्नोलॉजी की हो रही होती है और बात किसकी हो रही होती है, स्टाइल की हो रही होती है, तब हमें न्यू का यूज करना है, मॉडर्न का यूज करना है, मॉडर्न का यूज करना है। तो बात यहाँ पर पॉलिसीज की हो रही है, तो बेटा पॉलिसीज होती है उसमें टेक्नोलॉजी और स्टाइल कैसा होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए, इसलिए वो कैसी होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर हमारा मॉडर्न बन जाएगा, न्यू नहीं होगा, न्यू नहीं होगा इसका उत्तर। हाँ, अगर ये होता ना कि एक पॉलिसी तो आई है 2025 में, 2010 में एक आई है, 12 में एक, 15 में, तो 15 वाली है वो कैसी है, न्यू है, क्योंकि बात वहां पर स्टाइल और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, या मतलब बात समय की हो रही है, समय की हो रही है, तो समय के लिए न्यू का यूज करो, और स्टाइल और टेक्नोलॉजी के लिए किसका यूज करो, मॉडर्न, है ना। तो देखते हैं एक क्वेश्चन अपने 95 क्या लिखा है, 96 पे क्या लिखा है, देखते 96 में क्लोज टेस्ट है, तो अब 96 क्या देखेंगे, ये तो पूरे के पूरे 500 इसी में आ जाएंगे क्लोज टेस्ट में। इज ओनली, उसका इकलौता, अब इकलौता क्या चीज, अफसोस भी हो सकता है, सांत्वना तसल्ली भी हो सकती है, सदमा भी हो सकता है, और खुशी भी हो सकती है। अब देखते हैं क्या लगाए उसको। वो जो था, दैट ही हैड नो राइफल, की उसके पास क्या नहीं है, उसके पास ये वस्तु नहीं है, जबकि वो क्या कर रहा था, ये काम कर रहा था, कहां से, यहां से, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वो क्या कर गया, फॉरगोट कर गया, भूल गया, किस चीज को, राइफल को, और वो भी इन है तो जल्दबाजी में, वो अपनी राइफल को उसने क्या किया, फॉरगेट कर गया, भूल गया। तो अब उसको क्या महसूस हो रहा है, खुशी, दुख, आश्चर्य या पछतावा, पछतावा हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है क्या हो जाएगा, रिग्रेट इसका उत्तर हो जाएगा। रिग्रेट का मतलब ही क्या होता है, अफसोस या पछतावा। आगे देखते हैं अभी क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन। आगे देखना है तो, इन अनपार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ करना, पार्डन का मतलब
माफ करना, और पार्डनेबल है तो जिसको माफ किया जा सकता है, अनपार्डनेबल है तो जिसको माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा क्या चीज है भाई, वो उससे लैप्स हो गई या रिवॉर्ड हो गया या यर्न हो गया या फिर क्राइम हो गया, बट इट वॉज नाउ टू लेट, मतलब इतनी देरी हो चुकी है जितनी देरी नहीं होनी चाहिए थी। टू मेक अमेंड्स मतलब मामले को सुधारने में, लेकिन अब वो मामला सुधार नहीं सकता, बहुत देर होगी क्योंकि वो घर से भाग आया और राइफल भूल आया, है ना। और इट इसके लिए, अच्छा, तो अब उसने क्या किया था भाई, ये उससे क्या हो गई, गलती हो गई थी या अपराध कर दिया था उसने, कोई नियम कानून तोड़ा था या गलती हो गई थी उससे, गलती है तो लैप्स है, गलती है तो लैप्स है। और अगर उसने कानूनन कुछ गलत काम किया है तो फिर वो क्राइम होता, लेकिन उसने कोई कानूनन गलत काम थोड़े ना किया था, कानूनन गलत होता तो क्राइम होता, और भूल चूक है तो लैप्स हो गया। रिवॉर्ड का मतलब आपने कोई काम किया और उसके बदले में जो आपको दिया जा रहा है ना, वो रिवॉर्ड है, ठीक है ना। अच्छा, और यर्न का मतलब होता है इच्छा करना, किसकी, विश करना। यर्न का मतलब होता है विश फॉर, डिजायर फॉर या विश फॉर, किसी चीज की इच्छा करना। तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड हिज राइफल, अगर उसके पास क्या होता, हैड का मतलब उसके पास होता राइफल, इफ हिज परस्यूअर्स, परस्यू बोले तो पीछे आने वाले, वुड नोट क्या नहीं कर पाते। अब यहाँ पर देखो वुड भी दे रखा है और आगे देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे, तो बीच में क्या आना चाहिए, हैव प्लस बी थर्ड। आपको पता ही है मोडाल के बाद अगर थर्ड फॉर्म दे रखी है तो बीच में हैव ही आएगा, कैन हैव प्लस बी थर्ड, शुड हैव प्लस बी थर्ड, वुड हैव प्लस बी थर्ड, मस्ट हैव प्लस बी थर्ड, शुड हैव प्लस बी थर्ड, है ना। तो यहाँ पे मोडाल दे रखा है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बीच में नेचुरल सी बात है क्या आएगा, हैव आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, पक्की बात है ऑप्शन में हैव दे रखा होगा, जरूर जरूर दे रखा, ये रहा हैव दे रखा, ये देखो हैव दे रखा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इफ ही हैड हिज राइफल, अगर उसके पास उसकी राइफल होती, ही हिज परस्यूअर्स, तो उसका पीछा करने वाले वुड नॉट हैव फॉलोड हिम, तो वो उसके पीछे नहीं आते विद सच ग्रेट कॉन्फिडेंस, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। अब उनको पता है इसके पास गन नहीं है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीछा कर रहे हो। ही वुड हैव हिडन, वो छुप गया होता बिहाइंड ए रोक, किसी चट्टान के पीछे, एंड वेटेड फॉर देम, और उनका इंतजार करता। एज दे केम, जैसे ही वो आते, विद इन हिज राइफल्स रेंज, जैसे ही वो उसकी राइफल की रेंज में आते तो वो क्या कर देता, ही वुड हैव पिक्ड देम ऑफ वन बाय वन। पिक ऑफ का मतलब होता है गोली मार देना, पिक ऑफ का मतलब होता है टू शूट, गोली मार देना, या टू गन डाउन, तो ये भी बोल सकते हैं टू गन डाउन। जैसे वो उसकी रेंज में आते तो वो क्या कर देता, उनको गोली मार देता, एक एक करके। बट नाउ ही कुड डू अबाउट इट, ही कुड डू, वो क्या कर सकता था भाई अबाउट इट, इस बारे में, ही कुड डू एनीथिंग, एक मच एक समथिंग है या नथिंग। अब उसके पास कुछ करने के लिए बचा था कि नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था, तो कुछ नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नथिंग बोलते हैं। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, ही कुड डू नथिंग अबाउट इट, वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ही वाज अनआर्म्ड, उसके पास कोई हथियार नहीं थे, वो निहत्था था। अनआर्म, आर्म बोले तो हथियार और अनआर्म्ड बोले तो निहत्था। एंड ही हैड टू, और अब उसको क्या करना था, देयर राइफल्स रेंज। अब देयर का यूज अपने खुद के बारे में बोल रहा है या वो दुश्मन है उनके बारे में बोल रहा है, दुश्मनों के बारे में, क्योंकि देयर का यूज, देयर का मतलब ही क्या होता है, दे, और दे कौन है यहाँ पर, देखो परशुअर एक है ज्यादा है, तो ज्यादा बंदों के लिए किसका यूज हुआ है, देयर का यूज हुआ है। तो परशुअर से उनकी राइफल की रेंज से उसको क्या करना है, उनकी रेंज में आना है राइफल की, या बाहर निकलना है, बाहर निकलने के लिए क्या बोलती है, देखते हैं क्या दे रखा है। तो क्या करना है, अभी बाहर रहना है तो कीप आउट, कीप आउट, कीप आउट ऑफ, कीप आउट ऑफ रेंज, मतलब उसको उनकी रेंज से बाहर रहना है, ठीक है ना। he was unarmed and he had to keep out of their rifles range, अब उसको उनकी राइफल की रेंज से बाहर रहना था। उसका एक ही मकसद था, हमला तो कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास खुद के पास राइफल नहीं। एक शब्द बेटा कीप ऑफ भी ऑफ, इसका मतलब होता है दूर रहना। जैसे आपको ये बोलना है कि बच्चों से ये दवाइयां दूर रखनी है तो क्या बोलेंगे, कीप दिस मेडिसिन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब इस दवाई को बच्चों की पहुंच से, ऑफ का मतलब नजदीक लाना या दूर लेके जाना, तो कीप ऑफ का मतलब होता है दूर लेके जाना। ये अपने 100 क्वेश्चन थे आज वाले, अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक हार्ड वर्क करते रहिए।